रचना एक गांव की रहने वाली लड़की की सच्चे प्यार को पाने की चाहत की कहानी। प्यार में जीने वाले दो प्रेमियों की कहानी, कैसे उन्होंने अपने प्यार के लिए संघर्ष किया। रचना का एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हो गया। रचना बहुत खुश थी। रचना के पापा कानपुर के देहात के एक स्कूल में टीचर थे। बेटी को इतने बड़े शहर में भेजने से घबरा रहे थे। तब रचना ने कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने पापा को किसी तरह समझा बुझाकर रचना दिल्ली के लिए रवाना हुई। घर से निकली तो मम्मी पापा उसे बस में बैठाने आए। रचना के पापा दीनानाथ जी चाहते थे वे उसे दिल्ली तक पहुंचाकर आए, लेकिन रचना ने मना कर दिया। रचना की मां शांति जी की आंखें नम थी। तीनों बस स्टैंड पर खड़े थे। कुछ ही देर में बस आ गई। रचना अपना सारा सामान बस में चढ़ाने लगी। फिर मम्मी के गले लगकर उसने विदा ली। बस में खिड़की के सहारे सिर टिकाकर अपने गांव को निहार रही थी। रचना को लग रहा था जैसे सब छूटा जा रहा है। बस उसे कानपुर तक ले जाती, वहां से उसे ट्रेन से दिल्ली जाना था। रचना को बैठे बैठे बचपन की बातें याद आ रही थी। कैसे उसकी मम्मी उसे प्यार से खाना खिलाती थी और उसके पापा सुबह सुबह उसे उठाकर पढ़ने के लिए बिठा देते थे। मम्मी पापा को याद करते करते एक बार तो उसका मन किया कि बस से उतरकर वापस चली जाए। रचना के मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। मुझे नहीं जाना अपने मम्मी पापा को छोड़कर। क्या हो जाएगा दिल्ली जाकर, ज्यादा पढ़कर भी क्या करेगी। पढ़ाई पूरी करते ही शादी कर दी जाएगी। अपना घर परिवार छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस से उतर जाना चाहती थी। रचना की आंखें नम हो गई थीं। दुपट्टे से आंखों को पोंछते हुए उसके मन में कुछ और विचार आने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है दिल्ली में पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए, एक मकान लेकर मम्मी पापा को यहीं बुला लूंगी। कुछ सालों की ही तो बात है। इन्हीं ख्यालों में डूबती उतरती रचना की तंद्रा तब टूटी जब कंडक्टर ने आवाज लगाई, कानपुर स्टेशन आने वाला है, सभी सवारियां अपना सामान लेकर गेट पर आ जाएं, इसके बाद बस सीधे बस स्टैंड पर रुकेगी। रचना ने जल्दी से अपना बैग और सूटकेस संभाला और बस के रुकते ही वो कानपुर स्टेशन पर उतर गई। बस से उतरकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। अभी तक तो मम्मी पापा का साया था, अपना गांव था, अब वह शहर की भीड़ भाड़ के बीच अकेली खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन खड़ी थी। रचना जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। अपनी सीट पर पहुंचकर उसने सामान सेट किया और बैठ गई। ट्रेन यहीं से शुरू होती है, इसलिए टाइम पर ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। 12 घंटे के बाद ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रचना बाहर आई तो टैक्सी और ऑटो वाले उसके पीछे लग गए। रचना ने एक ऑटो को ठहरा लिया कॉलेज जाने के लिए। वो कॉलेज पहुंची, वहां उसे हॉस्टल में कमरा मिल गया। कमरे में जाकर रचना ने सामान रखा और छोटे से बेड पर बैठकर आराम करने लगी। तभी उसे याद आया कि मम्मी पापा ने खबर देने के लिए कहा था। मम्मी को फोन मिलाकर पहुंचने की जानकारी दे दी। रचना की रूम पार्टनर प्रिया थी, जो कि उसकी सीनियर भी थी। बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। रचना ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में उसने देखा कि वहाँ स्टूडेंट पढ़ने कम और मौज मस्ती करने ज्यादा आते थे। रचना अपने खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती थी। एक दिन वो पढ़ रही थी, तभी प्रिया को अपनी ओर आते देखकर वह मुस्कुराने लगी। अरे प्रिया, तुम और लाइब्रेरी में, तुम तो कभी यहाँ नहीं आती। प्रिया ने फटाफट रचना की किताब बंद कर दी। आज सब घूमने जा रहे हैं, तू भी चल। रचना ने पीछा छुड़ाते हुए कहा, प्रिया मुझे ये सब पसंद नहीं, अभी बहुत पढ़ाई करनी है, तुम सब जाओ। लेकिन प्रिया नहीं मानी और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। पूरा ग्रुप दिल्ली से कुछ दूर एक हिल स्टेशन पर पहुंच गया। सभी अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे। रचना एक पेड़ के नीचे बैठकर आसपास के नज़ारों को देख रही थी। तभी उसी की क्लास में पढ़ने वाला सचिन उसके पास आया। अरे रचना, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, प्रिया कहाँ है। रचना अचानक चौंक जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी सचिन से बात नहीं की थी। वो यहीं होगी, अभी आ जाएगी। ये सुनकर सचिन हंसने लगा। यहाँ सब अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं,
वो तो अब वापसी में ही मिलेगी। ये सुनकर रचना भी हंसने लगी। तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है? सचिन ने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं है। दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। रचना को सचिन के साथ बात करके अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद सचिन ने कहा, वहाँ सामने कॉफी हाउस है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? रचना सचिन के साथ चल देती है। काफी पीते पीते सचिन अपने बारे में रचना को बताता है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पापा का बिजनेस ही संभालने वाला था। सचिन और रचना दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ कॉलेज आते, एक साथ लंच करते, एक साथ वापस जाते थे। रचना का मन धीरे धीरे पढ़ाई से उब गया था। उसे सचिन के साथ रहना अच्छा लगता था। एक दिन प्रिया ने रचना को समझाया, रचना तू जिस काम के लिए आई है उस पर ध्यान दे, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मुझे लगता है तू सचिन से प्यार करने लगी है, लेकिन बहुत सोच समझ कर कदम उठाना। उसके पापा करोड़पति हैं, क्या वे तुझे स्वीकार करेंगे? रचना हंसते हुए बोली, अरे तू कहाँ पहुँच गई, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। प्रिया बोली, बेटा मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। जब तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो तुझे प्यार हो गया है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक हफ्ते तक सचिन से मत मिल। रचना उसकी बात टालने के लिए बोल देती है, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। रचना ने बोल तो दिया, लेकिन वह रात भर सो नहीं पाई। वह सचिन से दूर नहीं रह सकती थी। सुबह होते ही वह प्रिया से बोली, हाँ तू ठीक कह रही थी, मुझे लगता है सचिन से प्यार हो गया है, लेकिन अब क्या करूँ? प्रिया बोली, बस कुछ नहीं, इंतजार कर और देख, उसे भी तुझसे प्यार हुआ है। क्या वो अपने प्यार का इजहार करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है। रचना और सचिन पहले की तरह मिलते रहते हैं। एक दिन रचना कुछ उदास बैठी थी, तभी सचिन ने उससे आकर कहा, रचना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। रचना तो यही सुनने को कब से बेताब थी। सचिन की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सचिन ने ये देखा, वह घबरा गया। रचना मुझे माफ कर दो, मेरा मन तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम केवल अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। रचना बोली, बेवकूफ, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम अपने प्यार का इजहार करो। ये तो खुशी के आंसू हैं, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? मेरा मतलब है पैसा की दीवार हम दोनों के बीच खड़ी है। सचिन बोला, वह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर मेरे पापा नहीं माने तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर तो रचना सातवें आसमान पर थी। रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताते थे। कई बार तो दोनों कॉलेज भी नहीं आते थे। इसका असर दोनों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। एक तरफ रचना अपने माता पिता के सपने पूरे करने दिल्ली आई थी। नौकरी करके उनके लिए अच्छा सा घर खरीदने का इरादा रखती थी। दूसरी तरफ उसकी जिंदगी बस सचिन के चारों ओर सिमट कर रह गई थी। रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए घंटों बातें करते रहते थे। एक दिन प्रिया और रचना दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थीं। तभी रचना के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रचना की मां शांति जी की घबराई आवाज सुनकर रचना डर गई। बेटी तू जल्दी से घर आ जा, तेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। शांति जी ने इतना कहकर फोन काट दिया। रचना की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया भी फोन सुनकर उठकर बैठ गई थी। रचना की ऐसी हालत देखकर वो फटाफट उठी और पानी की बोतल रचना के हाथ में दी। रचना ने 2 घूंट पानी पिया। क्या हुआ रचना, तू रो क्यों रही है? किसका फोन था? प्रिया, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं अभी ऑनलाइन टिकट देखती हूँ, शायद रात की किसी गाड़ी में रिजर्वेशन मिल जाए। ये कहकर रचना जल्दी जल्दी मोबाइल में टिकट ढूंढने लगी। तभी प्रिया बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, ला मैं तेरी पैकिंग कर देती हूँ। प्रिया पैकिंग में लग गई। रचना को तत्काल में एक टिकट मिल गई। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। वो सुबह 7 बजे तक कानपुर उतारने वाली थी।
रचना ने फटाफट सचिन को फोन मिलाया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसे भी आज ही फोन स्विच ऑफ करना था। अरे तू छोड़ उसे, मैं बता दूंगी। चल जल्दी से कैब बुक कर ले, मैं कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैक करवा कर लाती हूँ, रात को खा लेना। रचना ने प्रिया को गले लगा लिया। थैंक्स यार, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं पापा को क्या हो गया। माँ भी न कुछ ढंग से बताया भी नहीं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा मत सोच और हाँ, घर पहुँचकर मुझे फोन कर दियो। मैं सुबह सचिन को सब बता दूंगी। बस तू एक बात याद रखना, ऐसे हालात में अपने घर वालों को सचिन के बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। प्रिया जल्दी से कैंटीन की ओर चल दी। वहाँ से उसने कुछ खाना पैक करवाया और रूम में आकर रचना के बैग में रख दिया। इसी बीच रचना हॉस्टल की वार्डन से परमिशन लेकर आ गई। दोनों बैग और सूटकेस लेकर हॉस्टल के गेट पर आ गईं। कुछ ही देर में कैब आ गई। प्रिया से विदा लेकर रचना कैब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। समय पर वह ट्रेन में चढ़ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। घबराहट में उसे कभी पापा की याद आती, कभी सचिन की। रचना सचिन से बात करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किसी तरह रात कटी। सुबह वह कानपुर पहुंच गई। वहां से बस लेकर वह अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचते ही रचना ने देखा उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और माँ उनके पैरों के पास बैठी थी। घर में एक दो पड़ोस की औरतें और आदमी भी बैठे थे। रचना ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा। शांति जी ने रचना को देखा। उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा और उसे बाहर चलने के लिए इशारा किया। बाहर आकर शांति जी ने रचना को गले से लगा लिया। रचना ने अपनी मम्मी को कस के जकड़ लिया। जब दोनों अलग हुई तो उसने देखा क्या यही उसकी मम्मी थी, हमेशा उत्साह से भरी रहने वाली। आज उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आंखें नम थीं, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं है। बहुत कमजोर लग रही थी। रचना को लगा जैसे उसके पापा नहीं, उसकी मम्मी बीमार हैं। रचना अपने आप को रोक नहीं पाई, वह रोने लगी। शांति जी की आंखों में आंसू थे। वे अपने हाथों से रचना के आंसू पोंछ रही थी। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में रचना सामान्य हुई तो उसने शांति जी से पूछा, मम्मी आपने फोन पर कुछ बताया नहीं, अचानक पापा को क्या हो गया? बेटा तेरे पापा स्कूल गए थे, वहीं बेहोश हो गए। स्कूल वाले इन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहां पता लगा इन्हें हार्ट अटैक आया है। उस समय तो उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयां देकर इन्हें बचा लिया, लेकिन तुरंत कानपुर रेफर कर दिया। हम इन्हें कानपुर ले गए, वहां पता लगा कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है। वहां स्टंट डाली गई। इस सब के बीच मैं इतना घबरा गई थी कि तुझे फोन करने का ध्यान ही नहीं रहा। रचना ये सुनकर आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रही हो मम्मी, ये सब कब हुआ था? पापा घर कब आए? बेटी इस बात को 1 सप्ताह हो गया। मैं कल ही तेरे पापा को छुट्टी मिली है। मैं अपना फोन घर पर ही भूल गई थी, घर में आ नहीं पाई। कल हम आए तब मैंने तुझे फोन किया। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कमरे में जाने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा अभी तेरे पापा दवा खाकर सोए हैं, 3-4 घंटे बाद उठेंगे। डॉक्टर ने कहा है वे जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुझे देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कल भी मना कर रहे थे, कह रहे थे रचना को क्यों परेशान कर रही है। मैं ठीक तो हूँ। रचना वहीं खड़ी रह गई। अभी उसे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मम्मी ये सब अकेले झेला है। कितनी हिम्मत दिखाई मम्मी ने, ये सोचकर वह शांति से लिपट गई। बेटा चिंता मत कर, सफर से आई है, तू हाथ पैर धो ले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तू आराम से सो जा। जब तक तू उठेगी तेरे पापा भी जग जाएंगे। रचना वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में बैठे लोग अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद रचना पापा के सिरहाने बैठकर उन्हें निहारने लगी। कुछ देर में शांति जी चाय बना लाई, साथ में कुछ बिस्कुट भी थे। रचना के सिर में दर्द हो रहा था। चाय के साथ बिस्कुट खाकर उसे बहुत राहत मिली, वह रात से भूखी भी थी। शांति जी भी अपना चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठ गईं। मम्मी आप अपना भी ध्यान रखो, कितनी कमजोर लग रही हूँ,
क्या करूं बेटी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। हॉस्पिटल में भी आस पड़ोस के लोग खाना पहुंचा आते थे, लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता था। अब घर में अकेले कुछ बनाने का मन नहीं करता, बस तेरे पापा के लिए खिचड़ी या दलिया वगैरह बनाती हूँ, वही बचा हुआ खा लेती हूँ। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत तरस आ रहा था। अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूंगी। शांति जी के चेहरे एक फीकी सी मुस्कुराहट आई और चली गई। कुछ देर बाद रचना दूसरे कमरे में सोने चली गई। रचना के जाने के बाद जब अगले दिन प्रिया कॉलेज पहुंची तो सचिन ने उसे रोककर रचना के बारे में पूछा, प्रिया, रचना कहाँ है और उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? प्रिया ने उसे सारी बात बता दी। ओहो, कल मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, प्लीज अगर रचना से बात हो तो मुझे बता देना। सचिन बहुत परेशान हो गया। शाम को उसने रचना को फिर से फोन मिलाया। रचना, कैसी हो तुम और तुम्हारे पापा कैसे हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? एक ही सांस में सचिन ने सारे सवाल पूछ डाले। सचिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, पापा को हार्ट अटैक आया था, अब ठीक है, और तुम यहाँ मत आना, ये गांव देहात है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी। लेकिन रचना, तुम वापस कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सचिन, अभी तो मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मम्मी पापा की देखभाल कर रही हैं, ऐसे में उनकी हालत भी ठीक नहीं है, न ढंग से खाती हैं न पीती हैं। मुझे पापा के साथ साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, सचिन अभी कुछ कह नहीं सकती, बाद में देखा जाएगा। ये कहकर रचना ने फोन काट दिया क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही थी। दीनानाथ जी जग चुके थे। रचना को देखकर वे बहुत खुश थे। शांति, तुमने बेकार इसे परेशान किया, अब तो सब ठीक हो गया था। रचना अपने पापा के गले लग गई। पापा, आपको इस हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है। मम्मी को पहले ही मुझे खबर करनी चाहिए थी, सब कुछ अकेले ही संभालती रहीं। तभी शांति जी कमरे में आई। अच्छा, आते ही पापा से मम्मी की शिकायत शुरू कर दी। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। उन्हें देखकर शांति जी भी हंस पड़ी। देखा, मेरी बेटी के आने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई, वरना सारे दिन उदास बैठी रहती थीं। अब मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। दीनानाथ जी ने शांति जी की ओर देखते हुए कहा। प्रिया हर दिन रचना को फोन करके उसका और उसके पापा का हालचाल पूछती थी। एक दिन प्रिया ने बताया कि सचिन कई दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। जब प्रिया ने फोन किया तो बोला, रचना के बगैर मन नहीं लग रहा, इसलिए वह अब तभी कॉलेज आएगा जब रचना आ जाएगी। उसकी बात सुनकर रचना कुछ परेशान हो गई। उसने तुरंत फोन काटकर सचिन को फोन मिलाया। सचिन, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कल से कॉलेज जाओ, मुझे तो आने में अभी टाइम लगेगा। तुम नोट बनाकर रखना, मैं तुमसे ले लूंगी। नहीं रचना, मुझे तुम्हारी याद आती है, कॉलेज में अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा रहा कॉलेज। बस एक बार मुझे अपने गांव आने दो, तुम्हें देखे बगैर मेरा मन उदास रहता है। रचना ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। देवदास मत बनो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, कल से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे रोज बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो अब मैं कल बात करूंगी, अभी मम्मी बुला रही हैं। सचिन अगले दिन कॉलेज गया। उसने किसी तरह कॉलेज में कुछ लेक्चर अटेंड किए और फिर घर आ गया। रचना के पिता दीनानाथ जी बेटी के आने से बहुत खुश थे। एक दिन गांव के प्रधान शंकरलाल जी उन्हें देखने आए। मास्टर जी, कैसे हो आप? अब तबीयत कैसी है? दीनानाथ जी ने कहा, प्रधान जी, आपने सभी समय पर गाड़ी भेजकर बहुत मदद कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शंकरलाल जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बता देना। दीनानाथ जी ने कहा, भाई घर का माहौल तो तुम देख ही रहे हो, मेरी पत्नी और बेटी दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अब चाहता हूँ कि रचना के किसी तरह हाथ पीले कर दूं। अब मुझे अपना भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। शंकरलाल जी शांति से उनकी बात सुन रहे थे।
कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, भाई अगर तू बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मेरा छोटा बेटा विनीत शहर से पढ़कर आया है, अब मेरा सारा काम देखता है। उसने शहर में रहने की बजाय अपने बड़े भाई के साथ खेत और मंडी दोनों संभाल लिए हैं। क्यों न हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। दीनानाथ जी यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, भाई मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। मैं एक छोटा सा अध्यापक, मेरी हैसियत तुम्हारे जितनी नहीं है। शंकरलाल जी ने कहा, तू बस हाँ कर दे, चिंता मत कर, हमें दान दहेज नहीं चाहिए। बस एक संस्कारी बहू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही देर में शांति जी चाय नाश्ता ले आई। शंकरलाल जी ने कहा, भाभी जी अब तो मिठाई का प्रबंध कीजिए। मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। एक बार सब मिल लें, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, फिर आप मिठाई खिलाना। शांति जी ने प्रश्न भरी नजरों से दीनानाथ जी की ओर देखा। वे बोले, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चाय पीकर शंकरलाल जी चले गए। तब दीनानाथ जी ने कहा, रचना कहाँ है। शांति जी ने बताया, वो अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने गई है। आप बताइए ये रिश्ते की बात कहाँ से आ गई। शांति जी, आप तो जानती हूँ मुझे एक अटैक पड़ चुका है। सब ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। रचना की शादी हो जाए तो मन से एक बोझ उतर जाएगा। दीनानाथ जी की बात सुनकर शांति जी की आंखें भर आईं। तभी रचना कमरे में आई और पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ओहो पापा, अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, जिसे आप उतार कर फेंकना चाहते हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। इनके पुराने मित्र शंकरलाल जी आए थे। वे अपने छोटे बेटे के लिए तेरा हाथ मांग रहे थे। वे चाहते हैं कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। शांति जी ने कहा। रचना ये सुनकर हिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो अभी तक इसी कश्मकश में थी कि कैसे सचिन के बारे में बात करे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। रचना उठकर अपने कमरे में चली गई। वो बहुत बेचैन हो गई थी। न तो पापा को वो कुछ बता सकती थी, न चुप रह सकती थी। शाम को सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। रचना छत पर चली गई। उसने सचिन को फोन किया और सारी बात बता दी। सचिन ने रचना से कहा, रचना ये क्या कह रही हो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। रचना ने कहा, नहीं सचिन, यहाँ मत आना, पापा अभी भी बेड रेस्ट पर हैं। मैं उन्हें किसी तरह मना लूंगी, जब तक मैं न कहूँ यहाँ मत आना। लेकिन रचना एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। सचिन की बात सुनकर रचना परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर वह छत पर टहलती रही। शांति जी रचना को ढूंढती हुई छत पर आ गई। अरे तू यहाँ अकेले में क्या कर रही है, चल नीचे सोने चलते हैं। माँ मुझे नींद नहीं आ रही है, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रचना ने माँ को टालते हुए कहा। शांति जी ने उसका चेहरा पढ़ लिया था। वो बोली, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रो रही थी। सब ठीक तो है न, कहीं शादी की बात से तो परेशान नहीं है। मैं जानती हूँ शंकरलाल जी के परिवार को बहुत अच्छा परिवार है, वे लोग तुझे बहुत खुश रखेंगे। रचना ने झुंझलाते हुए कहा, माँ वो बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। शांति जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने उनसे बात कर ली है। शादी के बाद भी तू अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। रचना ने अपनी माँ को छत पर पड़ी चारपाई पर बिठाया और बोली, माँ एक बात आपको बतानी थी, पापा से मत कहिएगा। कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, वो बहुत अच्छा है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। चटाक, एक जोरदार चांटा पड़ा रचना के गाल पर। खामोश, तुझे इसीलिए शहर भेजा था कि तू पढ़ाई करने के बजाय इश्क लड़ाए। जानती नहीं यहाँ गांव में ये सब नहीं चलता। हे भगवान, अब मैं तेरे पापा से क्या कहूँगी, वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शांति जी बोले जा रही थी। रचना चुपचाप सब सुन रही थी। ये तो होना ही था,
उसे पता था अचानक ये सब होगा, इसका अनुमान उसे नहीं था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। रचना ने कहा, माँ एक बार आप दोनों सचिन से मिल लो, बहुत अच्छा लड़का है। शांति जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने रचना को चांटा तो मार दिया था, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर उन्हें कचोट रहा था। आज पहली बार उन्होंने अपनी लाडली बेटी को चांटा मारा था। रचना, ये तूने क्या कर दिया? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारा समाज ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरे पिता का जो जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा मेरी बात मान, भूल जाओ उसे। अपने पिता का कहना मानकर चुपचाप शादी कर ले। रचना ने कहा, माँ तुम नहीं जानती, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो मर जाएगा। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आने के लिए तैयार है। मैं भी उसके बगैर मर जाऊंगी। बेटी की बातें सुनकर शांति जी का कलेजा कांप गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इससे तो अच्छा इसे शहर भेजते ही नहीं। अब इसके पिता से कैसे बात करूं? यही सब बड़बड़ाती हुई शांति जी नीचे आ गईं। उन्होंने कमरे में झांककर देखा, दीनानाथ जी चैन से सो रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है। शांति जी नीचे चटाई बिछाकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद रचना नीचे आई और दूसरे कमरे में सोने चली गई। शांति जी सारी रात रोती रहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इधर रचना भी गहरी सोच में डूब गई। सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह फोन की घंटी से उसकी आंख खुली। दूसरी तरफ फोन पर सचिन था। रचना, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम कैसी हो? रचना ने कहा, सचिन मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता तो दिया है, लेकिन वे बहुत गुस्सा हैं। तुम सब्र रखो, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। रचना ने किसी तरह सचिन को समझाकर फोन रख दिया। वो कमरे से बाहर आई तो शांति जी किचन में चाय बना रही थी। रचना पापा के पास जाकर बैठ गई। दीनानाथ जी ने उसे देखा और कहा, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी खामोश थे। दीनानाथ जी को समझ नहीं आया, कल तक चहकने वाली रचना और उसे देखकर खुश होने वाली शांति जी गुमसुम बैठी थीं। दीनानाथ जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रचना क्या बात है? क्या तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है, या शादी की बात से कोई मनमुटाव हुआ है? रचना ने एक नज़र माँ की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर पापा से कहा, पापा कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी। बताइए क्या कह रहे थे आप? बेटी का जवाब सुनकर दीनानाथ जी पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि कोई बात नहीं है। शांति जी बिना कुछ बोले रसोई में जाकर काम में लग गईं। रचना ने पापा को दवाई दी। नींद की गोली होने के कारण वे कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। रचना मम्मी के पास किचन में गई, लेकिन वे चुपचाप अपने काम में लगी हुई थीं। रचना ने माँ का हाथ पकड़ और उन्हें अपनी ओर करके बोली, मम्मी मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कब हो गया। मैं जब कॉलेज गई थी तो किसी से बात भी नहीं करती थी, लेकिन न जाने कब सचिन मेरी जिंदगी में आ गया। शांति जी ने कहा, रचना तुझे ये समझ नहीं आया कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। ये शहर नहीं है कि तुम कुछ भी करो, यहाँ समाज के साथ चलना पड़ता है। तेरे पिता एक अध्यापक हैं, तुझे पता है उनकी कितनी इज्जत है गांव में। रचना ने माँ को चटाई पर बैठाया और कहा, मम्मी आपको मेरा साथ देना होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी मदद करो, किसी तरह पापा को मना लो। अगर मेरी शादी सचिन से नहीं हुई तो हम दोनों जान दे देंगे, ये हम पहले ही सोच चुके हैं। रचना की बात सुनकर शांति जी अंदर से कांप गईं। हे भगवान, इस लड़की ने ये सब क्या कर डाला है। रचना अपनी मम्मी की गोद में सिर रख कर लेट गई। वो अब सब कुछ हो जाने के लिए बेताब थी। कहीं न कहीं वह स्वार्थी हो चली थी। वो अब सचिन को छोड़कर अपने माता पिता और गांव वालों के लिए कोई कुर्बानी नहीं देना चाहती थी। शांति जी रचना के बालों को सहला रही थीं। शायद कल के चांटे के निशान उनके दिल पर अभी तक छपे थे। उन्होंने रचना से कहा, बेटी एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा न हो हम कहीं के न रहें। अगर उस लड़के ने तुझे धोखा दे
दिया तो क्या होगा, यहाँ गाँव में तो हम सबको जानते हैं। रचना अपने सपनों में खोई थी। वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मेरा जीवन भर साथ निभाएगा, आप एक बार उससे मिल तो लो। उससे मिलने से पहले तेरे पापा को तो मना लूं। शांति जी का जवाब सुनकर रचना बहुत खुश हो गई। उसे पता था अगर मम्मी मान गईं, तो पापा भी मान जाएंगे। तभी गिलास गिरने की आवाज से दोनों चौंक गईं। दोनों भागकर दीनानाथ जी के कमरे में पहुंची। कांच का गिलास गिरा हुआ था। जमीन पर कांच बिखरा पड़ा था। चना कांच समेटने के लिए कोई कागज ढूंढ रही थी। शांति जी ने अपने पति की ओर देखा। उन्होंने रचना के हाथ को पकड़ा तो रचना चौंक गई। उसने मम्मी की ओर देखा, उनके आंसू बह रहे थे। मम्मी, क्या हुआ? तभी उसकी नजर अपने पापा पड़ी। गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा, आंखों में आंसू भरे हुए वे शांति जी को घूर रहे थे। शांति जी उनके पास आई, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आप गुस्सा न करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान के लिए गुस्सा न करें। अब जीना कौन चाहता है? काश मैं ये सब देखने से पहले मर गया होता। दीनानाथ जी यह कहकर चुप हो गए। रचना की रूह कांप गई थी। पापा ने उसकी और मम्मी की सारी बातें सुन ली थीं। रचना थर थर कांप रही थी। अगले ही पल दीनानाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, शांति जी, इसे कहाँ चली जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज ही रात की गाड़ी से इसे वापस भेज दो। शांति जी बोली, मेरी बात तो सुनिए, इसे भेज दूंगी, बस आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, गुस्सा मत कीजिए। रचना, तू अभी यहाँ से चली जा अपनी किसी सहेली के। शांति जी ने गुस्से में रचना को कहा। रचना चुपचाप घर से बाहर निकलकर अपनी सहेली आशा के घर पहुँच गई। वह अकेली थी। उसे रचना के बारे में सब पता था। आशा ने रचना को देखा और बोली, क्या हुआ, सब ठीक है न? मुझे लग रहा है कि तेरे घर पर सब पता लग गया। रचना के आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले आशा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आशा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रचना का रोना रुक नहीं रहा था। जैसे किसी झनक के साथ अंदर सब कुछ टूट गया। इस प्यार के चक्कर में वह अपने मम्मी पापा के दुख का कारण बन गई थी। आशा ने उसे पानी लाकर दिया। पानी पीकर रचना पास पड़े सोफे पर बैठ गई। उसने आशा को अपने पास बिठाया और बोली, आशा, मैं मर जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? एक तरफ मेरे मम्मी पापा हैं और दूसरी तरफ सचिन। मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। आशा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर, सब कुछ वक्त पर छोड़ दे। अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तूने जो करना था वो कर दिया। अब बस एक बात मान ले, अगर सचिन तेरे भाग्य में होगा तो वह तुझे मिल जाएगा। घबरा मत, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। दोनों सहेली बहुत देर तक बात करती रहीं। कुछ देर बाद शाम होने वाली थी। रचना आशा को लेकर छत पर पहुंच गई। वहां जाते ही उसने सचिन को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। सचिन ने ये सुना और वह बोला, रचना घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार अपने मम्मी पाप से मेरी मुलाकात करवा दे, मैं किसी भी तरह उन्हें मना लूंगा। रचना बोली, हाँ शायद यही ठीक रहेगा। तुम रुको, मैं पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। फोन रखकर रचना पलटी तो सामने आशा खड़ी थी। आशा ने कहा, रचना क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ? तू पहले ये सोच कि तुझे पापा मम्मी चाहिए या सचिन। रचना ने कहा, लेकिन मुझे तो दोनों चाहिए। आशा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। रचना, तू दो नाव पर सवार होना चाहती है, जो कि दो अलग अलग किनारे पर जा रही हैं। ऐसे में या तो तुझे एक नाव छोड़नी होगी या फिर तू पानी में गिर जाएगी। अगर तू सचिन से प्यार करती है तो भूल जा सब कुछ, अपना बैग उठा और जाकर सचिन से बोल वो तुझसे शादी कर ले। शादी के बाद आकर अपने मम्मी पापा को मना लेना। वे नहीं माने तो जाकर सचिन के साथ खुश रहना। रचना गहरी सोच में पड़ गई, फिर बोली, नहीं, मैं मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मैं उनकी रजामंदी से सचिन से शादी करना चाहती हूँ। आशा ने आगे कहना शुरू किया, रचना, यह संभव नहीं है। अगर तू अपने मम्मी पापा का दिल रखना चाहती है तो सचिन को भूलकर अपने पापा के बताए रिश्ते को अपना ले।
यहाँ रहकर यह सब संभव नहीं है। तुझे सचिन का साथ पाने के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा, साथ साथ ये गाँव भी छोड़ना होगा। रचना ने आशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, क्या ये सही होगा? आशा ये सुनकर हंसने लगी, बोली, पागल, प्यार में सब सही होता है। अपने मनपसंद साथी को पाने के लिए तुझे अपना आशियाना छोड़ना ही पड़ेगी। एक बार जाकर अपने मम्मी पापा से बात कर, वे मान जाते हैं तो ठीक है, वरना तू जाकर सचिन से शादी कर ले। बस एक बात का ध्यान रखना, सचिन को पहले पक्का कर ले, क्योंकि एक बार तू यहाँ से गई तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। सचिन तुझसे शादी तो करेगा न? रचना ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों सहेली नीचे आ गई। रात होने को थी। रचना वापस अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर रचना पापा के कमरे में जाने लगी, तभी उसकी मम्मी ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। वहाँ मत जा अभी, वो बहुत गुस्से में है। प्रमोटेड कंटेंट। कंगना रनौत के बारे में ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ ब्यूटी, अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाना है। इन आयुर्वेदिक टिप्स को आजमाएं। हाँ ब्यूटी, लखनऊ कॉलेज स्टूडेंट ने ढूंढा सफेद दाग का ये नेचुरल समाधान। हर्बल स्किन मार्क रिमूवल किट। लेकिन मम्मी, मुझे पापा से बात करनी है। रचना ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, कल कर लेना बात, रात को उन्हें आराम करने दे, शायद कल तक उनका गुस्सा कम हो जाए, अभी तो वो तेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, उनका हॉट पहले ही बहुत कमजोर है। रुक जा। शांति की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। रचना अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। कुछ देर बाद सचिन का फोन आया, लेकिन रचना ने फोन काटकर उसे मैसेज कर दिया कि कल बात करेंगे। अब तो बस उसे कल का इंतजार था। ये कल उसके आने वाले जीवन के लिए निर्णायक होने वाला था। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फॉर